नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है विकास का बजट 28 का एजेंडा सेट। ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे क्योंकि आज थोड़ा बजट को समझना ज़रूरी है, इसलिए सीधे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट और रिपोर्ट के बाद कुछ सवाल और सवाल के बाद सीधे मेहमानों के जरिए डिबेट के जरिए समझेंगे बजट कैसा है। हर हाथ को काम, हर उपज को दाम, नारी को निर्णय का अधिकार, युवाओं के हौसलों का प्रसार, हर घर जल आपके द्वार, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, जन कल्याण बेशुमार, प्रजा नाम च हितम हितम। बुधवार को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 4,38,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें गरीब, युवा, किसान, नारी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस दिखा। सरकार का दावा है कि ये प्रदेश का पहला रोलिंग बजट है जिसमें जनता पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। बजट में 2028 के सिंहस्थ महापर्व के लिए 13,851 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। लाडली बहनों के लिए 23,882 करोड़ रुपए का आवंटन है। 15,000 शिक्षकों की भर्ती, 8वीं तक के छात्रों को टेट्रा पैक में दूध देने की घोषणा और 1 लाख किसानों को सोलर पंप देने का लक्ष्य रखा गया है। वित्त मंत्री ने बजट को सर्वस्पर्शी बताया। बजट जनोपयोगी बजट है, जनता के हित का बजट है, सर्वस्पर्शी बजट है। सभी वर्गों का समावेश इस बजट में किया है। कोई नया टैक्स नहीं, ना हमने कोई बढ़ाया। डॉक्टर मोहन यादव सरकार के इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा फोकस दिखाई दिया। मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना के लिए 21,630 करोड़, सड़कों की मरम्मत के लिए 12,690 करोड़ और नगरीय विकास के लिए 21,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जल जीवन मिशन के लिए 4,454 करोड़, पर्यावरण क्षेत्र के लिए 6,151 करोड़ और पीएम आवास के लिए 6,850 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मछली पालन, श्रम विभाग, छात्रवृत्ति और खेल बजट में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है और ये विकास की नई दिशा तय करेगा। राज्य के बजट को अभी तक के सारे नए कीर्तिमान बनाते हुए ये पहली बार 4,38,000 से ऊपर का बजट बनाया। दूध देने की है, खास में हमारे किसानों को रजिस्ट्री करके देना, ये पहली बार नया पावर मिलेगा और हर क्षेत्र के लिए पर्याप्त धनराशि दी। ये सुशासन का प्रतिमान है। बगैर टैक्स लगाए हम अपने राज्य की संसाधनों को बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वहीं विपक्ष ने इसे घोषणाओं का पुलिंदा बताया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि 74,000 करोड़ से अधिक के राजकोषीय घाटे के बीच इतने बड़े वादे कैसे पूरे होंगे, संसाधन कहां से आएंगे, इस पर सरकार साफ जवाब नहीं दे रही। देखिए, सरकार ने जो बजट रखा है उससे हर वर्ग को निराशा है। किसानों की वर्ष बना रहे, किसानों की आय दुगनी की बात कर रहे हैं, लेकिन किसानों की आय दुगनी नहीं हो रही। आम उपभोक्ता बिजली का अपना बिल कैसे भरता है, अपने तनख्वाहों में से निकाल के, बिजली की दरें कम नहीं हुई। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ सपने दिखाने की सरकार है। कुल मिलाकर सरकार इसे विकास का बजट बता रही है, जो 2028 के लक्ष्य को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। अब देखना होगा कि ये घोषणाएं जमीन पर कितनी उतरेंगी। साथ ही सवाल ये भी है कि क्या ये बजट मध्य प्रदेश के लिए 2028 का एजेंडा सेट कर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, भोपाल। हमारे सवाल देख लीजिए। बजट विकास की प्लानिंग है या चुनाव को ध्यान में रखकर बनाई गई रणनीति? क्या सेहत के लिए पैसा देने से इंफ्रास्ट्रक्चर स्थायी विकास में बदल जाएगा? क्या लाडली बहना, सोलर पंप जैसी योजनाएं सरकार के विकास के विजन का हिस्सा है? जो मेहमान हैं उनसे मुलाकात करिए। मेरे साथ स्टूडियो में 2 जो हैं विधायक हैं, एक भारतीय जनता पार्टी के और एक पूर्व विधायक कांग्रेस की। दोनों ही बहुत मुखर और बहुत ही काबिल विधायक हैं, पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक। आशीष शर्मा जी से मिलिए सबसे पहले, बीजेपी के सीनियर लीडर और वरिष्ठ विधायक, और हिना कांवरे जी हैं, बहुत ही संभावनाशील महाकौशल अंचल से आने वाली नेता कांग्रेस की, और वो भी वरिष्ठ हैं, युवा और वरिष्ठ दोनों का संगम है। 2 अर्थशास्त्री हैं हमारे साथ, उनसे मुलाकात करिए। जयप्रकाश पाराशर हैं, अर्थ संबंधी मामलों के पत्रकार हैं लंबे समय तक और समझते हैं सारी चीज़ों को, उनका बहुत स्वागत है। दोनों मेहमानों के साथ राजनीतिक, और साथ ही मनीष जोशी जी हैं,
जो अर्थशास्त्री हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, तो उनका भी स्वागत है। मनीष जी, पहले थोड़ा सा आपसे समझूंगा मैं। जयप्रकाश जी हमारे साथ बराबर निरंतर बने रहे थे, तो उनसे हम समझते ही रहे थे बजट को। थोड़ा सा जरा समझाइए कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के नज़रिए से क्या ये केंद्रीय बजट की ही लाइन को फॉलो करता हुआ एक संतुलित और भविष्य में झांकता हुआ बजट है? जी। जैसा हम जानते हैं, पिछले दिनों केंद्रीय बजट प्रस्तुत हुआ था, उसी लाइन पर राज्य का बजट भी है। जैसे सैलिएंट फीचर्स इस बजट के देखें तो इसमें सबसे अच्छी बात जो है वो कैपेक्स पे बहुत बड़ा प्रोविज़न किया है। जनरली स्टेट गवर्नमेंट का जो बजट होता है, उसमें बजट जैसे हम सब जानते हैं, आय व्यय पत्रक है। इसमें टोटल जो गवर्नमेंट के कलेक्शंस हैं, टैक्स से, नॉन टैक्स से, वो होते हैं और उसमें से फिर खर्चे किए जाते हैं। तो टोटल बजट जो है इस साल 4,38,000 करोड़ है, जिसमें से लगभग 3,88,000 करोड़ का व्यय अनुमानित है। इसमें 3,08,000 करोड़ का राजस्व व्यय है और लगभग 80,000 करोड़ का कैपेक्स है। तो मोटे मोटे वर्ड्स में कहें तो कैपेक्स जो है वो किसी भी बजट का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि इस कैपेक्स से ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या कैपेसिटी बिल्डिंग हमें पता लगती है। भारत सरकार के बजट में भी लगभग 12.5 लाख करोड़ का कैपेक्स प्रोविजन है। तो कैपेक्स एक और एंगल से इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्लो हो रहा हो किसी इकोनॉमी में, तो सरकार अपना बजट कैपेक्स में यदि बढ़ा देती है तो उस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जो डेफिसिट है वो पूरी हो जाती है और एम्प्लॉयमेंट पे कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आता। तो इस बजट में मैं देखता हूँ ये परंपरा कब से शुरू हुई देश में? कैपेक्स की चल ही रही है। पहले पंचवर्षीय योजनाओं में प्लान्ड एक्सपेंसेस होते थे, फिर नीति आयोग आने के बाद में अब बजट में कैपेक्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अलग अलग प्रोविजन होता है। तो ये व्यवस्थाएं हैं। अपन इसको अगर बहुत आम बोलचाल की भाषा में समझे तो जैसे पतंग में कन्नी लगा देते थे, उस तरह से कैपेक्स जैसी व्यवस्था है कि संतुलन बना रहे। नहीं, वैसी नहीं होगी। मुझे लगता है कि कैपेक्स पतंग है। हाँ। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो उसकी डोर और उसकी बाकी आइटम्स है। बहुत बढ़िया। इसी से कैपेसिटी बिल्डिंग होती है। जी, ये आपने बड़े अच्छे ढंग से हमको समझा दिया। इसी तरह से एक कृषि बजट में एक बड़ा उल्लेखनीय लगभग 88,000 करोड़ का प्रोविजन है। जैसे हम सब जानते हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने ये 2026-27 को कृषि वर्ष घोषित किया हुआ है, तो कृषि पर विशेष फोकस है। और जैसे हम सब जानते हैं, मध्य प्रदेश जो है एक कृषि प्रधान राज्य है और ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो कृषि पर ही बेस्ड है, कृषि या उससे एंसिलरी इंडस्ट्री पर बेस्ड है। 88,000 करोड़ में का इन्वेस्टमेंट यदि होता है कृषि में, उसमें से नेचुरली कुछ कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी होगा, कुछ स्कीम्स पर होगा और बाकी वेतन भत्तों पर खर्च होगा, ब्याज चुकाने पर होगा। तो इससे कृषि में यदि मोमेंटम आता है, कृषि और उससे दूसरे जो उद्योग जुड़े हुए हैं, जैसे फिशरीज़ है, गोट्री है और बाकी कृषि से जो डेयरी है एक बड़ा, यदि इनको इंटीग्रेटेड रूप से इसको प्लान किया जाए, केवल एक यही एक इन्वेस्टमेंट ऐसा है जो कृषि की आय को कृषक की आय को दोगुनी कर सकता है। और मेरा एक सुझाव है कि हमें पर कैपिटा इनकम जो एक इंडिकेटर होता है इकोनॉमी में, हम देख रहे हैं इस बजट में लगभग 1,52,000 रुपये पर कैपिटा इनकम है, मतलब प्रति व्यक्ति आय है। उसके साथ साथ हमें एक इंडिकेटर और डेवलप करना चाहिए, पर फार्मर फैमिली इनकम। ये अच्छा वो ज़्यादा, उससे हमें एक इंडिकेटर होगा जो हम कह पाएँ कि कृषि आय दोगुनी हुई है कि नहीं। बहुत बढ़िया सुझाव। ये आशीष जी जरूर ऊपर ले जाएं, ऐसा विनम्र आग्रह। हिना जी, एक छोटा कमेंट आपका। बहुत अच्छे ढंग से हमने इसको समझने की कोशिश की है। जी बताइए। देखिए, इस बजट के लिए मैं तो विपक्ष की हूँ, कांग्रेस पार्टी से संबंध रखती हूँ, विपक्ष की नेता हूँ कांग्रेस की। मैं तो बजट को खराब ही कहूँगी, लेकिन कांग्रेस की बात नहीं। आज जो वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया है जी, उन्होंने जो राजकोषीय घाटा बताया है, राजकोषीय घाटा जो 4.45% बताया है। हम सबको पता है कि सकल घरेलू जो उत्पाद है, जीएसडीपी का 3% से ज्यादा हमारा राजकोषीय घाटा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ जब उन्होंने 4.45 अगर राजकोषीय घाटा बता दिया है, तो वित्त मंत्री जी ने तो खुद ही बता दिया कि उनका बजट कैसा है। तो इस पर तो मुझे लगता है किसी तरह की कोई डिबेट या किसी तरह की कोई समीक्षा करने की आवश्यकता ही नहीं है, जब खुद वो आईना हमको दिखा रहे हैं। ये हमारी वास्तविकता है हमारे प्रदेश की। तो मुझे लगता है कि इस पर आगे अब मैं क्या बहस करूंगी। चलिए, मैं जवाब लेने की कोशिश करता हूँ। आशीष जी, राजकोषीय घाटा 4.45 पहुँच गया है, ऐसा कांग्रेस की तरफ से हिना जी का कहना है। और वो तो अब मान रही हैं कि इसके बाद क्या कहा जाए, यानी सब खजाना ही उनका इशारा है कि सब आपने सब कुछ ही लुटा दिया, ऐसा आरोप है उनका। आप जवाब देंगे। जी देखिए, पुरानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कहते थे, जिन लोगों को बरसों तक उपेक्षित रखा गया है, लूटा गया है, पीटा गया है,
यदि उनके पीछे खजाना खाली कर दिया जाए तो ये कोई बुरी बात नहीं है। वास्तव में संविधान और लोकतंत्र की भावना का सम्मान, उन वर्गों के उपेक्षितों के लिए काम करने का हमारी सरकार का एक विज़न है। और जहाँ तक बात है, माननीय वित्त मंत्री जी ने आज सदन के अंदर स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश सरकार जो भी कर्जा ले रही है वो निर्धारित जो कर्ज लेने की सीमा है उसके अंतर्गत ले रही है। जैसे पूंजीगत व्यय में अगर सरकार के बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जा रहा है तो उससे कितने रोजगार के अवसर सृजित होंगे। बिल्डिंगें बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं। मध्य प्रदेश की 54 लाख हेक्टेयर जो सिंचाई क्षमता है उसको अगले 3 वर्षों में बढ़ाकर हमको 1 लाख हेक्टेयर तक ले जाना है, तो 100 लाख हेक्टेयर तक, सॉरी। तो ये सब जो इतने निर्माण कार्य मध्य प्रदेश के अंदर होंगे तो इससे रोजगार का भी सृजन होगा, पूंजी का ट्रांसफर भी होगा। और कहीं ना कहीं हमारी चाहे लाडली बहना जैसी महत्वाकांक्षी योजना हो, चाहे जनधन योजना के खातों के माध्यम से सीधी राशि लोगों के खाते में पहुंच रही है, 0% ब्याज पर हम किसान को ऋण दे रहे हैं, ऐसी असंख्य योजनाएं मध्य प्रदेश की धरती पर जो प्रारंभ की थी पूर्ववर्ती सरकार ने, ना सिर्फ हम उनको चला रहे हैं बल्कि 2047 का मध्य प्रदेश या 2030 का मध्य प्रदेश केंद्र सरकार के साथ कदम दर कदम मिलाकर चल सके, ताकि विकसित मध्य प्रदेश और विकसित भारत का सपना हम साकार कर सके। उसकी संभावनाओं का ये बजट है और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इसमें सब वर्गों का ध्यान रखा गया है। विपक्ष का काम विरोध करना है, वो विरोध करते रहे, लेकिन जनता जानती है और जनता के हित में क्या है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जानती है। चाहे बजट हो जयप्रकाश जी या जीवन हो, संतुलन बनाकर चलना सबसे कठिन काम है। कहीं ना कहीं आप कितनी भी संतुलन की तनी हुई रस्सी पर एक नट की तरह चलें, कभी ना कभी रस्सी हिलती है और संतुलन गड़बड़ाता है। इस बजट में आप उन जगहों को कहाँ चिन्हित करते हैं जहाँ तमाम कोशिश के बाद गुंजाइश ही नहीं थी? भाई आखिर आप वेलफेयर स्कीम्स पे जाएंगे, जब आप लाडली बहना जैसी योजनाओं के लिए जो बहुत बजट में सुराख लगाती हैं, लेकिन वो आवश्यकता है, आपका कमिटमेंट है और ज़रूरत भी है, तो इससे निपटते हुए कहाँ आपको ऐसा लग रहा है 4.45 राजकोषीय घाटे की बात कांग्रेस की तरफ से हिना जी ने की, कहाँ देखते हैं आपकी वो संतुलन थोड़ा जिस पर आगे पूरे 3 वर्ष ध्यान रखना ज़रूरी है? शरद जी, मैं आज ज़्यादातर जितने मैं देख रहा था चैनल्स पर जो चर्चा थी उसमें बहुत से लोगों ने यही कहा कि चुनावी वर्ष नहीं होने के कारण उन्हें अपनी घोषणाओं को मुलतवी किया है या जो फिस्कल डेफिसिट है उसकी वजह से किया है। लेकिन इस बजट को रोलिंग बजट नाम दिया है राज्य सरकार ने। और रोलिंग बजट मतलब वो एक स्ट्रैटेजिक बजट है कि आप अगले 2 से 3 साल की योजना बना रहे हैं। इसमें हर योजना का अगर आप देखेंगे तो वो 2 से 3 साल के हिसाब से बनी हुई है और 2 से 3 साल में वो अपने फंडिंग को, ये जो फिस्कल डेफिसिट का फिस्कल जो कंसोलिडेशन है उसको, इस सब तमाम चीज़ों को ध्यान में रखा। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल जो क्लास है, जो कोर बेस है बीजेपी का, उसको ख्याल में रखा है। तो इस बजट को भी अगर आप देखें तो ये चुनावी वर्ष से भले ही आपको ऐसा लगता हो, किसी को लगता है, लेकिन उन्होंने अपना जो कोर वोटर बेस है, जैसे सिंहस्थ को 13,500 करोड़ या 13,800 करोड़ का सिंहस्थ का टोटल 28 के पहले काम कर रहा है। अब सिंहस्थ अपने आप में एक सिंबॉलिक है, बीजेपी का जो कोर वोट बेस है उसको वो कहीं ना कहीं संबोधित करता है। 3,000 करोड़ का प्रोविज़न इसमें है। अच्छा, उसको डेवलपमेंट को उन्होंने सिंथेसिस किया उसका। अगर आप देखें कि भाई ये जब अगर मान लीजिए 13,800 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं तो ये एक एम्प्लॉयमेंट पैदा करेंगे, डेवलपमेंट पैदा करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, तो 18 गांव आसपास के उसमें आएंगे, 18 गांवों को टूरिज़्म होम स्टे आप बनाएंगे। तो इस तरह से दूसरी भी अगर आप चीज़ों को देखते हैं तो उन्होंने 1,27,000 करोड़ जैसे महिलाओं को नारी शक्ति वाली संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं उनको दिया है। इसी तरह से जो अभी जोशी जी बता रहे थे, तकरीबन 1 लाख करोड़ उन्होंने किसानों को डाला है। और ये अगर आप किसान एक ऐसा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये रोलिंग बजट है और ऐसा नहीं है कि इसमें घोषणाएं नहीं हैं? हाँ, और वेलफेयर सेक्टर पर और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काफ़ी राशि रखी गई है। बिल्कुल, उसका मैं मानता हूँ कि एक तरफ इकोनॉमिक जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं
आर्थिक संभावनाएं हैं राज्य की, उनको रणनीतिक रूप से वो एड्रेस कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अपने पॉलिटिकल सपोर्ट बेस को भी एड्रेस कर रहे हैं 27 और 28 और मतलब ये भी हम समझ सकते हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार, अब जहाँ जहाँ निकाय में भी बीजेपी है, तो अब बीजेपी का एक सेंट्रल असिस्टेंस भी बजट में रिफ्लेक्ट करता है। हाँ बिल्कुल, देखें ना, 12,000 एक्सपर्ट बराबर संपर्क में होंगे, वित्त मंत्री जी से चर्चा होगी कि देखिए ये है, इस तरह से इकॉनमी आगे बढ़ रही, तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, बजट में इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिए, और कुछ आपसे हमें सुझाव चाहिए तो ले लीजिए। बिल्कुल जी। इवन जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट भी होती है, वो भी जाकर के केंद्र सरकार के मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श करती है, नीति आयोग और ये सब। जी। तो वो कोई मतलब ऐसा नहीं, पर इसमें मैं जो देखता हूँ, जैसे 12, आपने अभी कहा 12,000 करोड़ जैसे किसानों को सम्मान निधि है, जी। आप देखेंगे कि उसी लाइन को सिंक करते हैं राज्य सरकार भी किसानों के लिए, तो ये एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक मूव है मतलब इस बजट में। बढ़िया, ये आपने एक अच्छा पक्ष निकाला। जोशी जी, और समझाइए हमें ज़रा चीज़ों को, क्योंकि मैंने अपने सीनियर से हमेशा सुना कि बजट को समझना सबसे कठिन है। मतलब कि जो भी ये दावा करके बजट पर धारा प्रवाह बोल रहा है, या तो वो उद्भट विद्वान है अर्थशास्त्र का, और या तो मतलब ये है, क्योंकि दो ही लोग, ज्ञानी तो कम बोलता है, अज्ञानी अधिक बोलता है। मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ, हिना जी ये ना समझे कि जी मैं मतलब ये धृष्टता कर रहा हूँ, क्योंकि पक्ष भी खूब बोलता है बजट पर, विपक्ष भी खूब बोलता है, लेकिन आप दोनों का ये अधिकार है, एक को उसके पक्ष में ही बोलना, एक को। आप और क्या खासियत भी देखते हैं, और कुछ चुनौतियां भी अगर आपको नजर आती हैं तो वो क्या है? शरद जी, बजट जो है वो सरकार का एक दृष्टिपत्र है कि उसने पिछले साल में आर्थिक मोर्चों पर क्या किया है, यानी जीडीपी कैसी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसा है, क्योंकि इन्फ्लेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सब्जेक्ट है, तो इन्फ्लेशन को उतना एड्रेस नहीं करते स्टेट बजट में। एम्प्लॉयमेंट भी वैसे तो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है, भारत सरकार का दायित्व है रोजगार प्रोवाइड करना, लेकिन स्टेट की इन्वेस्टमेंट से या फैसिलिटेशन से भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। तो ये दृष्टिपत्र है, पिछले साल क्या हुआ 25-26 में वो सरकार बताएगी, 26-27 में उनको क्या करना है वो बताएंगे। सो देयर आर चैलेंजेस, देयर आर कंस्ट्रेंट्स, देयर आर अपॉर्चुनिटीज। वेरी ट्रू। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट सबसे बड़े क्या होते हैं कि जैसे फिस्कल डेफिसिट पे अभी हमने सुना कि सरकार के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि रेवेन्यू के जो सोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड है। स्पेशली जीएसटी आने के बाद राज्यों की कर के संबंध में स्वायत्तता कम हो गई है, ये नहीं कहूँगी समाप्त हो गई है, पर कम हो गई है। लेकिन उसका दूसरा पहलू ये है कि जब राज्य सरकार के हाथ में कर की स्वतंत्रता थी तो करों का कलेक्शन उतना अच्छा नहीं था। जीएसटी में सब कुछ इंटीग्रेट हो गया, सब कुछ ऑटोमेट हो गया है, तो हम देख रहे हैं कि सेंट्रल जीएसटी लगभग 2 लाख करोड़ एवरी मंथ कलेक्ट कर रहे हैं, 24 लाख करोड़ 25 लाख करोड़ साल का कलेक्शन आ रहा है। उसमें राज्य की हिस्सेदारी के अलग अलग फार्मूले हैं, बट मुझे लगता है कि उसका 50% राज्य का जो कलेक्शन है तो जीडीपी से भी जोड़ने की बात है उसको। जी। सो जीएसटी कलेक्शन के जो टारगेट्स हैं वो नेचुरली इसी बात पर डिपेंड करेंगे कि जीएसटी में ग्रोथ, जीडीपी में ग्रोथ क्या है। तो जीडीपी को वैसे ही टारगेट किया जाता है कि हमको कितनी ग्रोथ टैक्स के टर्म्स में चाहिए। तो 25-26 में हमने क्या किया आर्थिक मोर्चों पर वो दिख रहा है, 26-27 में क्या कर रहे हैं। अब मोटा मोटा सरकार के टारगेट्स क्या हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोविजन, इन टर्म्स ऑफ वेलफेयर स्कीम्स, तो वो उन्होंने बताया। अब जैसे टोटल लगभग 4,38,000 करोड़ का बजट है, जिसमें से 3,88,000 करोड़ उनको व्यय करना है। तो सरकार ने अलग अलग विभागों के जब बजट आवंटन किए तो उन्होंने वेलफेयर स्कीम्स को ध्यान रखा, उन्होंने वेतन भत्तों को ध्यान रखा, ब्याज का भुगतान ध्यान रखा, लोन की वापसी ध्यान में रखी, और जैसा कि जेपी जी कह रहे थे कि पॉलिटिकल उन्होंने अपने जो कोर वोट बैंक है उसको ध्यान में रखकर। तो वैसे तो मुझे एक चीज़ इसमें दिख रहा है कि सिंहस्थ में काफ़ी बड़ा बजट है, ये साल 3,600 करोड़ का बजट है। अभी हम देख रहे हैं शरद जी पिछले लगभग 2-3-4 साल से कि जहाँ जहाँ भी सिंहस्थ हुए, चाहे वो प्रयागराज में हों या और दूसरी जगह हुए हों, वहाँ एक बहुत बड़ा एक बिजनेस एवेन्यू धार्मिक पर्यटन एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट अब हो गया है। तो अब उस दृष्टि से देखें तो मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं और आने वाला जो सिंहस्थ है एक बड़ा इवेंट होने वाला है, तो उसको जीडीपी के टर्म्स में भी देखना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के टर्म्स में भी देखना चाहिए। एक चीज़ मुझे मिसिंग बजट में लगी, पिछले बजट डिस्कशन में भी हम लोग यहाँ थे, मैंने कहा था कि टूरिज़्म जो है उस पर फोकस कुछ कम दिखता है। सिंहस्थ को छोड़ के बाकी के टूरिज़्म की बात करूँ, जैसे मध्य प्रदेश एक टाइगर स्टेट है, अब तो चीता स्टेट भी हो गया है।
तो टूरिज़्म पे जितना फोकस हमको दिखना चाहिए उतना नहीं दिख रहा है। और दूसरी बात मैं बताऊं कि टूरिज़्म एक ऐसा सेक्टर है जो लोएस्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। जैसे हम हैवी इंडस्ट्री में देखें तो पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन लगभग 15 लाख 20 लाख रुपए से होता है, वहीं टूरिज्म में वो 1 या 2 लाख रुपए से हो सकता है। तो हमें लार्जर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को फोकस करने के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर में जीडीपी में बहुत कंट्रीब्यूशन की ग्रोथ नहीं आ सकती क्योंकि वो स्टैग्नेंसी है एग्रीकल्चर में, लेकिन टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत अच्छी ग्रोथ बहुत अच्छी बात आपने कही। और मैं आप सभी को बता दूं कि तामिया के एक रिसोर्ट में जब मैं गया, हम पहुंचे जब वहाँ परिवार के साथ, तो हमने वहाँ लोकल ट्राइबल युवक और युवतियों को बड़ी संख्या में देखा और बड़ी खुशी हुई कि वो सब अच्छे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से ट्रेंड होकर, लेकिन आप उनके होम प्लेस पर, होम टाउन में क्या एक रिसोर्ट ऐसा बना रहे हैं जो उनको ताज की तरह या किसी बड़े ब्रांड की तरह, हयात की तरह उनको वो सैलरी दे सके, और वो वैसा था। वो बड़े खुश थे और वो बड़े मन से काम कर रहे थे। तो ये बड़ी चीज़ है। हिना जी, देखिए, आलोचना समालोचना ये आपका दायित्व है, पक्ष भी है, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं वो अच्छी चीज़ें रेखांकित भी होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि बजट एक ऐसी चीज़ है, ऐसा डॉक्यूमेंट है जिस पर जितनी बात आप करेंगे सदन में, गतिरोध नहीं होना चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए। बजट जितने एलोकेशंस हैं बजट के डिपार्टमेंट्स को हर पर, और हमारी पीढ़ी ने थोड़ा वो देखा भी है, हमने प्रिंट में भी काम किया। अभी जब जोशी जी बता रहे थे तो मुझे याद आ रहा था, आशीष जी, रुपया आए कहाँ से, रुपया जाए कहाँ पे, ये एक अखबारों का बड़ा पेट कॉलम होता था। मुद्रास्फीति क्या होती है, इन्फ्लेशन, इस पर हम बताते थे सारी चीज़ें। तो एक समालोचना भी आपका दायित्व है। देखिए, समालोचना तो होना ही चाहिए, और मैं तो जब भी हाउस में मुझे बोलने का मौका मिला तो मैंने हमेशा सकारात्मक रूप से ही हमेशा कोशिश की कि सरकार को सुझाव भी दे। जैसे अभी भी मेरा यही है कि जैसे आपने किसान कल्याण वर्ष 2026 घोषित किया है इसको, तो सीधी सी बात है कि जब भी सरकार अपना बजट पेश करती है तो सारे लोगों के दिमाग में यही होता है कि यदि किसान कल्याण वर्ष ये मना रही है बीजेपी, तो वो उस सबसे पहले अपना जो चुनाव के समय उन्होंने जो वादा किया था उस पर वो किस तरह से काम कर रही है। 3100 रुपए धान की बात अगर हम कर ले, 2700 में हम गेहूं खरीदी की बात हम कर लें, तो इन सब चीजों के लिए कहीं हमको बजट में कोई बात समझ में आ नहीं रही है। और रही बात इस बार जो हमको चीजें देखने में मिली है वो ये है कि अभी जब धान की खरीदी शुरू होना था उसके पहले नागरिक आपूर्ति निगम ने जो है वो हाथ खड़े कर दिया था कि हम धान खरीदी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि निगम 77,000 करोड़ के घाटे में चला गया था और 14 करोड़ रुपए प्रतिदिन उसको ब्याज देना पड़ रहा था। तो ये स्थिति भी सरकार के सामने निर्मित हो गई। यही सरकार है जो पिछले 22 सालों से कंटिन्यूअसली यहाँ पर है, और ऐसी स्थिति यदि उनके साथ निर्मित हो रही है तो हम 3100 रुपए में धान खरीदी की बात कर रहे हैं और सरकार को ये लाले पड़ रहे हैं कि जो वर्तमान में समर्थन मूल्य है, एमएसपी है, उस पर धान खरीदी के लिए भी सरकार को हाथ खड़े करना पड़ रहा है। वो और बात है कि बड़ी मजबूरी में ही सही, लेकिन धान खरीदी हुई। लेकिन ये सारी चीजें जो है वो किसान को कहीं ना कहीं दुखी तो बनाती है। भाई, किसानों की सरकार कही जाती है, तो हम उनकी बात करें तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमको रेखांकित करना चाहिए। सच्ची बात बताइए मुझे। राजनीति हो सकता है वो भी कोई बात नहीं है, आपके समय किसान खुश थे, बहुत दुखी भी सारी समस्या। देखिए, हमने उनको सपना वैसा नहीं दिखाया था ना। आपने 3100 का सपना दिखाया क्यों? आपने दिखाया तो पूरा करिए। और आप लंबे समय से हैं, आपका हक बनता है, लोगों का हक बनता है कि जब भी बजट आए तो वो देखिए कि हमारे लिए क्या है यहाँ। आप किसानों में, आप किसान के लिए इतने खर्च करने की बात करते हैं, कृषि में आपने इतना दिया, लेकिन उससे सीधा फायदा किसानों को कहाँ हुआ? जो फायदा हो रहा है वो तो आप समझ लीजिए कि तो बीमा कंपनियों को फायदा हो रहा है, जो आपके सरकार से पैसा लेते हैं, फसल बीमे वाली जितनी कंपनियां, उनको फायदा होता है। दूसरा, आपको जो कीटनाशक बनाती है उन कंपनियों को फायदा हो रहा है, जो उपकरण बनाती है कृषि को उनको फायदा हो रहा है, बीज उत्पादन वाली जितनी आपकी कंपनियां, उनको इन सब चीजों का फायदा होता है। सीधे किसान को फायदा कहाँ हो रहा है? आप 3100 रुपए का रेट दो, सीधे किसान को फायदा मिलेगा। और किसान से अच्छा तो मुझे लगता है कि कोई और अपने लिए ज्यादा अच्छी सारी चीजें कोई सोच नहीं सकता। आप एक बार दो तो सही, फिर आप देखना कि उसका असर आपको कृषि में भी, उत्पादन में भी दिखेगा, हर चीज में आपको नजर आएगा। आशीष जी, किसानों की बात पर फोकस आए और किसानों के लिए बहुत हैवी आवंटन भी है। किसान कल्याण वर्ष है भाई, किसान कल्याण वर्ष है ये। देखिए शरद जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जिन्हें पर्यटन और वनों से तो विशेष लगाव है, मध्य प्रदेश में वन्य जीवों के संरक्षण का काम हो या पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ावा देना हो, वो स्वयं इंटरेस्ट लेके इन गतिविधियों को मध्य प्रदेश में बढ़ा रहे हैं। बजट का तकनीकी पक्ष हमारे दोनों विद्वानों ने, अर्थशास्त्रियों ने बताया, और जनहितैषी इस बजट का होना, ये जन आकांक्षाओं पर खरा उतरना, ये राजनीति का विषय है। मैं ऐसा मानता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने बहुत
अच्छा बजट इसको बनाया है। इसमें पहली से 8वीं तक पढ़ने वाले बच्चे के लिए दूध की भी व्यवस्था है यशोदा योजना के अंतर्गत। पशुपालन मध्य प्रदेश में बढ़े, कृषि आधारित उद्योग बढ़े। अब हम किसान के खेत पर ही बिजली का सोलर प्लांट लगा रहे हैं, जिससे उसको प्रतिमाह एक निश्चित आमदनी आने वाले लंबे समय तक होगी। और मध्य प्रदेश का जो बिजली का लॉस होता है, वितरण की जो हानि होती है, ग्रिड से जो बिजली गांव तक पहुंचती है, उसमें जो लॉस होता है वो रुकेगा, क्योंकि अब उसी गांव से बिजली का प्रोडक्शन होगा और वहीं के ट्रांसफार्मरों से वो बिजली वितरित की जाएगी। आदिवासियों की बात कांग्रेस बहुत करती आई, आदिवासियों को भड़काने का काम भी बहुत किया, लेकिन जो मजरे टोले हैं, धरती आबा योजना का एक बहुत बड़ा फंड मध्य प्रदेश को मिला है और इससे वहाँ पर आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, इन सब की व्यवस्था होगी। किसानों को खाद घर तक पहुंचे। 3 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है और जब ये पूरे प्रदेश में लागू होगा तब ये खाद के लिए जो लाइन लगती है वो भी आपको बंद होते दिखेगी। 0% ब्याज पर ऋण देना और कृषि पंपों पर सब्सिडी देना, इसमें बजट का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च होता है और हम किसान को सब तरह से सक्षम बनाना चाहते हैं, क्योंकि कृषि आधारित ही हमारे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था हम 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे। 50,000 से अधिक युवाओं को मध्य प्रदेश में रोजगार दिया जा चुका और रोजगार मेले लगातार चल रहे हैं, भर्ती की प्रक्रिया भी चल रही है। सब कुछ होगा। चेरेवेती चेरेवेती, ये हमारा मूल मंत्र है। हम चलते जाएंगे, चलते जाएंगे और विकसित मध्य प्रदेश बनाकर ही छोड़ेंगे। आप विश्वास रखिए। शुभकामनाएं आपको इसके लिए, यही आपका दायित्व भी है। जनता आपको लगातार, अगर बीते 2 दशकों से ज़्यादा समय 18 को छोड़ दें, मौका दे रही है, तो ये आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी भी है, जिसे आपने पूरी ताकत से, स्ट्रेंथ से पूरा करना है। कम वक्त है जयप्रकाश जी और जोशी जी, छोटी छोटी सी टिप्पणी लूँगा मैं आपकी। कभी कभी ऐसा भी मन करता है, एक सुझाव, हालांकि चौथा स्तंभ है तो सुझावात्मक ही, लेकिन कि बजट बनने के बाद नामचीन अर्थशास्त्री ऑडिट भी करें उसको। एक ऑडिटिंग की प्रोसेस भाई राज्य सरकारों के हाथ में रहे, लेकिन ऑडिट हो जाए कि भैया यहाँ ज़्यादा कर रहे हो, यहाँ थोड़ी सी कमी कर दो, बड़ा वो एक अलग बात है। और क्या चीज़ें आप देखते हैं बजट की जिन पर हमारी तवज्जो होनी चाहिए, और मध्य प्रदेश के जैसा आशीष जी दावा कर रहे हैं, ईश्वर करे वैसे ही, क्योंकि कांग्रेस भी यही चाहती है कि जनता का, किसानों का, सर्वहारा वर्ग का विकास हो। जी नहीं, जो ये रोलिंग बजट का भी कंसेप्ट है अभी देश में, मेरा जो ख्याल है शायद किसी और राज्य ने इस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया या उसको पेश नहीं किया है जी। तो इस तरह से एक आपको याद हो तो आउटकम बजट का भी एक कंसेप्ट आया था कि आपने जो भी बजट पेश किए अगर, तो उसका आखिरकार नतीजा क्या हुआ। जी, जी। तो मैं सोचता हूँ ये बात सही है कि इसमें इस तरह के इनपुट्स जो हैं या उसका बारीकी से एक अध्ययन हो कि भाई ये जो बजट थे या बजट है वो वाकई में कहाँ जा रहा है, और जो भी बजट प्रस्तुत हुए तो उनका क्या हुआ। तो इसमें तो कोई दुराई नहीं, ये सरकार की मदद ही करेगा अगर इस तरह की परीक्षा। बहुत दिलचस्प बात है। जोशी जी क्या ऐड ऑन करेंगे संक्षेप में? जी, ओवरऑल बजट मुझे अच्छा लगा। इसके 2 कारण हैं। एक तो कृषि वर्ष का जो सरकार का डिक्लेरेशन था उस पर उन्होंने कृषि बजट में अच्छा खासा आवंटन किया है। इसमें यदि कृषि के साथ डेयरी, पशुपालन, मत्स्य को इंटीग्रेट किया जाए तो बहुत संभावनाएं हैं। दूसरा, हमें जो लैकिंग जो देखा मुझे थोड़ा सा टूरिज्म में, हमें लगता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कुछ किया, फोकस्ड होना चाहिए था, लेकिन कृषि वर्ष घोषित करना मुझे अच्छा लगा। स्किल डेवलपमेंट पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, बिकॉज डेमोग्राफिक डिविडेंड तब तक नहीं मिल सकता जब तक हमें एम्प्लॉयबिलिटी ना हो और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ना हो, तो वो थोड़ा लगा। हेल्थ टूरिज्म पे भी फोकस किया जा सकता है, काफ़ी मेडिकल कॉलेजेस सरकार खोल रही है, अब तो पीपीपी मॉडल में भी खोल रहे हैं। ओवरऑल बजट मुझे पॉजिटिव लगता है और रोलिंग बजट है, 3 साल के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। ओवरऑल इट इज़ गुड। ठीक है आपने। और करीब 22-23 साल पहले जब अश्विनी लोहानी टूरिज्म में मध्य प्रदेश में एमडी होते थे, तो जो बात आप कह रहे थे, तब मैंने पहली बार उनसे एक शब्द सुना जो मेरी जानकारी है, बुटीक टूरिज्म। उन्होंने बताया कि यूरोप के अधिकांश देशों में लोगों अपने घर तैयार रखते हैं, स्पेन में, फ्रांस में, इटली में, और आप बहुत अफोर्डेबल प्राइसिंग में वहाँ रुक सकते हैं। मैं आज भी मध्य प्रदेश के टूरिज्म स्पॉट्स पे जाता हूँ, ओरछा में, तो ऑप्शंस अभी भी होटल्स ही हैं। आपको घर का खाना कि बुंदेलखंड का फरा आपको खाना हो, या बघेलखंड की इंद्रहर की कढ़ी खानी हो, या फिर गराड़ू खाने हो हमारे आशीष जी के मालवा के, या महाकौशल की, मेरे ख्याल से हिना जी कोई रोशनी डालें, कोई बढ़िया आपके बालाघाट की कोई पोहे का ही सबसे ज़्यादा, पोहा सबसे बढ़िया है। तो ये घर पे जो मिलता है, इस दिशा में हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि ये बुटीक टूरिज्म लोगों की जेब में पैसे देता है और वो एक घर जैसा माहौल देता है कि आपको एक दादी माँ भी मिल जाएंगी, आपको एक छोटा बच्चा भी मिल जाएगा, और आपकी जो होटल की एक
कई बार आप चाहे 5 सितारा में रुक जाइए, लेकिन एक थका देने वाली जो प्रक्रिया रहती है कि आप अकेले हैं और अकेले या पति पत्नी हैं, बैठे हैं, टेलीविज़न देख रहे हैं, ऊब के उसको बंद कर दिया, तो बुटीक टूरिज्म एक बड़ा अट्रैक्टिव अच्छी बात है। और मेरे ख्याल से आज बजट की जो चर्चा रही ये रसहीन नहीं थी, आप इसको रसयुक्त भी ना माने, लेकिन मैं बड़ा खुश हूँ आज कि आप सभी ने बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन किया। बहुत धन्यवाद आप सभी को। और आगे